जी, तो क्राउड फंडिंग याद आ गया मुझे। क्राउड फंडिंग से इंडिया की पहली पहली फिल्म, मेरे हिसाब से पहली फिल्म बनी थी एक्चुअली, देखा जाए तो मंथन है। आलोक जी के पास आता हूँ। अ, आलोक जी, आपके हिसाब से मतलब किस किस्म का परिदृश्य अब उभरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर? और थोड़ी स्थिरता तो अस्थिरता रहेगी मुझे लगता है राजनीति में, एक इंस्टेबिलिटी, अनप्रडिक्टेबिलिटी अब पहली बार। लेकिन लोकतंत्र के लिए अच्छा है, कम से कम संवेदनशीलता तो वापस आएगी, द सैनिटी विल कम बैक, दैट्स व्हाट वी होप सर। आलोक जी। देखिए, अभी तक जो बड़े फैसले हुए हैं वो गठबंधन की सरकारों में ही फैसले हुए हैं। आप याद करिए कि पहला फैसला जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था वो न्यूक्लियर डील को लेकर हुआ था। अमेरिका के साथ में संबंध हाथ मिला लिए गए थे। ये बहुत बड़ा फैसला था गठबंधन की सरकार की। इसके अलावा जब ये आप आगे चलते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, इस तरीके के जो तमाम जो फैसले हुए हैं वो वास्तव में लोगों के लिए थे। और जो संविधान में जो चीजें हैं वो वेलफेयर स्टेट, वो उसी के लिए ही जाने जाते हैं, उसी के तहत ही फैसले लिए थे। एक चक्कर ये है कि एक जो सबसे बड़ा जो फेर ये है कि जो पूरे प्रक्रिया से जो एक लोकतांत्रिक विमर्श जो खत्म हो गया था वो फिर से लौट आया है। तो मैं आपके शीर्षक से सहमत नहीं हूं कि वो बहुए हैं, आप उनको बहुए कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका अनुभव अपनी सास से ज्यादा है। क्योंकि वो केंद्रीय स्तर पर काफी पहले से है। चंद्रबाबू नायडू को आप छोटा नहीं समझ सकते। अटल जी के जमाने से वो केंद्र में थे वो। बहुत बढ़िया। सही बात है सर वो मैंने टाइटल एग्जाम्पल के तौर पे रखा है सर, उसको रियल टर्म्स में मत लीजिएगा सर। नहीं, बहुत अच्छा मेटाफर करा है आलोक जी ने, बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया, सही बात है। जी 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 जी। तो एक ऐसा है कि अब लोगों के लिए करना पड़ेगा। और मुझे सबसे बड़ी चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो इधर पिछले 7-8 सालों में ध्रुवीकरण की राजनीति को जो इतना आगे बढ़ा दिया था और पूरे विमर्श को जो मुस्लिम विरोध पे खड़ा कर दिया था, अब उस पर वो कैसे टिके रहेंगे? अब याद करिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तमाम सारे मुद्दे, अनुच्छेद 370 से लेकर आप देखिए राम मंदिर से लेकर सबको उन्होंने पीछे डाल दिया था। किसी मुद्दे पे बात नहीं की थी। अब आप कैसे करेंगे? क्या आप चंद्रबाबू नायडू को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या ठोस मुस्लिम विरोध पे अब आप आगे बढ़ सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। चाहे आप उनकी बात कर लीजिए, चाहे आप नीतीश कुमार जी की बात कर लीजिए, चाहे आप इवन चिराग पासवान की भी आप बात कर लीजिए, तो इस जी तरीके से नहीं हो सकता। एक बहुत कहावत है, वो बड़ा मतलब कहना नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन किसी नेता ने कहा था कि इनको एक तराजू में तौलना बड़ा मुश्किल होता है गठबंधन की सरकारों में। हम्म। वो नेता का मेरे को नाम नहीं ध्यान आ रहा है, एक बड़े नेता थे जिन्होंने कहा था। तो वही स्थिति मेरे ख्याल से इस बार होगी। तो इनके लिए मुश्किल तो होगा। और जहां तक महत्वपूर्ण मंत्रालय है, बात केवल मंत्रालय की नहीं है, बात यह है कि आप कर क्या रहे थे। मैं पुरानी चीजों को छोड़ देता हूँ। चुनाव की प्रक्रिया के दौरान आप ईरान के चाबहार का मेंटेनेंस ले लेते, क्यों? क्या जरूरत है भाई? क्या जरूरत है कि आपके ये जो असम वाले जो मंत्री है वहां जाकर के समझौता करते चुनाव प्रक्रिया के दौरान? ऐसी क्या आफत आ गई थी? और ये भी पता तब चला जब अमेरिका में वहां पे उनके अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। ये कौन सी तरीका है? जी ये कौन जी सा तरीका है कि आप पहले से बता देते कि भाई तैयारी करिए, वहां पर शेयर मार्केट में क्या आने वाला है, क्या भूचाल आने वाला है, अष्ट फर्श होने वाला है। अरे इसी तरीके की सूचनाओं में तो आप ये देखिए रजत गुप्ता को अमेरिका में कितनी बड़ी सजा हो गई थी। और फिर जी देखिए, ये अपने अपने चीजों को अभी भी एड्रेस कर रहे थे। चलते चलते भी इन्होंने क्या किया, भैया दूध के दाम बढ़ गए अमूल के। अमूल के बाद में देखा देखी मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिया। 2 रुपए कम नहीं होते एक झटके में बढ़ाना। तो क्या कर रहे हैं आप? अपने लोगों को अभी आश्वस्त कर रहे हैं कि चिंता न करो भाई, हम मान लो कुछ ऊंच नीच होता भी है तो हमने आपका जी बंदोबस्त तो कर दिया है भाई अगले 1 साल का। तो जी ये हमको ये चीज समझने की है, मतलब यानी राहुल गांधी का ये कहना कि आप कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकार चला रहे थे, इस घेरे से तो आपको निकल कर आना पड़ेगा। आपको सब लोगों की बात करनी पड़ेगी। और जहां तक उत्तर प्रदेश का भी जो बातचीत चल रही थी, तो उत्तर प्रदेश में मैं एक टिप्पणी और करना चाहूंगा। वो ये है कि आप बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी का रोल को आप कमतर करके आंक रहे हैं। यूपी में कम से कम तमाम सीटों पे अगर बहुजन समाज पार्टी ने अगर मजबूती के साथ नहीं लड़ा होता तो शायद मुझे लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की तस्वीर और अलग होती। इसमें उदाहरण के तौर पर ये 16 लूंगा, सीटें, हमारे 16 सीटें। हरिशंकर जी हैं, उसके बगल में ही आप देखिए कि हमारे वो दानिश अली जी की सीट है।
दानिश अली की सीट अमरोहा से है, आप आंकड़े देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। ये वही ताकत लगा दी थी, ये वही सांसद है जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने संसद के अंदर क्या टिप्पणी करी थी, और उसके बाद उस टिप्पणी पे वहां कार्रवाई तो दूर, बेचारे दानिश अली किनारे पे आ गए थे। अब जी दानिश अली से ये सिलसिला शुरू होता है, जो ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, आप उनकी संसद सदस्यता को उनको एक पार्टी से किनारे कर देते हैं, उसी के बाद ये मामला रुकता नहीं है, आपके अपने सगे भतीजे तक पहुंच जाता है। जब वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता है तो आप बेचारे वहां तक पहुंचा देते हैं। तो मुझे को लग रहा है कि ये राजनीति ऐसी है, इस तरीके की जो अब जो तिकड़म वाली राजनीति है, मुझे लग रहा है इससे बचना पड़ेगा। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग में, जहां तक अब बिहार की मैं बात कहूंगा, बिहार की बात बिल्कुल सही है, मैथमेटिक्स तो पेपर पर बिछानी पड़ेगी, वो भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी ने बिछाई थी। अपने उन्होंने जी वोट जी बिछाए थे, जनता दल के वोट जोड़े थे, उन्होंने चिराग पासवान के वोट जोड़े थे, और उन्होंने जब सारे वोट जोड़े तो उनका अपने आप उनकी संख्या पहुंच गई थी 50%। तो जाहिर सी बात है, जब आप 40% से जब आप ऊपर के, जब आप कम से कम पेपर पे तो आ जाए, ट्रांसफर हो या ना जी हो एक अलग विषय है, जी लेकिन पेपर पे तो आ जाए। तो इस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग को और बढ़ाना पड़ेगा, और अखिलेश की तारीफ करनी पड़ेगी कि वो अपने दायरे से आगे बढ़े हैं, MY से ज्यादा बढ़े, काफी आगे बढ़ गए। तो मुझे लग रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए अब मुश्किलें बहुत बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि उनका बड़बोलापन, उनका जो खोखला है, नारों का खोखलापन, वो जाहिर हो चुका है। ऋषि जी हरी भाई, 3 पार्टियां हैं, बी